हेलो एवरीवन। तो आज हम बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि इसमें ये क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम। तो उससे पहले हमें कुछ बर्नौलीज थ्योरम समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद हम बर्नौलीज थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके डेरिवेशन वगैरह और वो क्या कहती है। तो बर्नौलीज थ्योरम में जो आपको बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने से पहले जो आपको एक दो टर्म जो उससे पहले समझने हैं, ठीक है, वो क्या क्या है वो इस वीडियो में है। इसमें है कि आप लोग आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है कि जब एक लिक्विड किसी भी पाइप से फ्लो करता है, ठीक है, पाइप होता है हमारे घरों में, जैसे कि वो होता है ना छोटा सा, आप नल से पाइप लगाते हैं और उसमें पानी फ्लो कर रहा होता है। तो कहीं पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम, कहीं पर ज़्यादा कर सकते हैं हम अगर उसको दबा दें, ठीक है, अदरवाइज़ वो यूनिफॉर्म रहता है। तो हम उसी के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो जब हमने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, पाइप हमारे हाथ में पाइप होता है, अगर हम उसको आगे से दबा दें तो उसमें जो पानी है ना वो ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है, ठीक है। और अगर हम उसको खोल दें, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो उसके सामने का एरिया होता है, अगर उसको हम मतलब नॉर्मल रखें तो वो धीरे धीरे पानी निकलता है। अगर हमें कहीं ऐसी जगह पर कोई पौधा हमसे दूर है और वहाँ पर हमें पानी पहुँचाना है तो हम क्या करते हैं, उसको आगे से बंद करते हैं तो वहाँ पर पानी पहुँच जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा वेलोसिटी के साथ निकलता है, ठीक है। तो वही हम समझने वाले हैं कि वो क्यों होता है, ठीक। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के कारण, ठीक है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो पहले हम यहाँ पढ़ेंगे व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जब एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यानी एक ऐसा लिक्विड जो कंप्रेस ना किया है, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो, यानी आइडियल लिक्विड फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन, एक स्ट्रीमलाइन मोशन में चलता है। स्ट्रीमलाइन मोशन मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि क्या होते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। थ्रू अ ट्यूब यानी एक ट्यूब के थ्रू ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक ऐसी ट्यूब जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कम ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा है, एक ऐसी ट्यूब, ठीक है। तो जब इसमें लिक्विड फ्लो करेगा, कहीं पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर फिर कम हो गया, यहाँ पर ऐसे करके है, तो जब वो उसमें ऐसे में फ्लो करती है, देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन उस समय प्रोडक्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझना, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब। यानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, यहाँ पर ये इतना ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है, और यहाँ पर फिर ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो इसका ये एरिया और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी v, ये अगर a1 है ये v1 है, इसका ये इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा हर जगह पर। यानी यहाँ पर एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, यहाँ पर एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, यहाँ पर एरिया और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा हर जगह पर। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, मान लेते हैं कि एक पाइप है, XY पाइप है, और इसका यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और यहाँ पर है A2, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है V1, इसमें जो पानी या लिक्विड जो भी फ्लो कर रहा है इसमें से, उसकी वेलोसिटी है V1 और उसकी डेंसिटी ρ, और इसकी वेलोसिटी यहाँ से जो निकल रहा है वो V2 है, ठीक है। तो ये है। तो मान लेते हैं कि सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप XY, जो XY पाइप है इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ρ है। देन तो क्या होगा, जो मास, जितना मास इसके अंदर जाएगा, फ्लो करेगा पर सेकंड, द मास फ्लोइंग इनसाइड द पाइप, द मास फ्लोइंग इनसाइड द पाइप एंड मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द पाइप,
द मास ऑफ द लिक्विड कमिंग इनसाइड गोइंग इनसाइड द पाइप एंड मास ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द पाइप। क्या बोला मैंने? द मास ऑफ द लिक्विड गोइंग इनसाइड द पाइप एंड द मास ऑफ द लिक्विड गोइंग कमिंग आउट ऑफ द पाइप, वो क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? जितना मास 1 सेकंड में इसमें जा रहा है अंदर, उतना ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो इसमें ज़्यादा गया, मान लो इसमें लिक्विड ज़्यादा गया और यहाँ से कम निकला, ऐसा मानते हैं, तो क्या होगा? तो भाई बीच में जो लिक्विड है तो यहाँ पर रुक गया हो, लेकिन रुका हुआ कहाँ है? सारे में तो भरा हुआ है। जब यहाँ से कोई चीज़ लिक्विड निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब है सारे के सारे में क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। तो जो लिक्विड बचा हुआ है, जितना यहाँ पर गया और यहाँ से मान लो कम निकला है, तो जो कम निकला है 1 सेकंड में, भाई कुछ तो कम निकला होगा। मान लो मैंने 10 यूनिट इसमें मास डाला और यहाँ से मेरे को 8 यूनिट मिला, तो जो 2 यूनिट है वो गया कहाँ? यहाँ पर तो नहीं स्टे कर सकता हो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ पर पहले से कोई है, और जहाँ पर पहले से कोई है तो वहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? आपको उसको हटाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ रह सकते हैं। तो जब आप उसको हटाएंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जितना आप इसके अंदर लिक्विड डालेंगे उतना ही आपको बाहर मिलेगा हर सेकंड। ठीक है, तो मान लेते हैं मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट 1 एंड पर सेकंड। तो मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट 1 एंड पर सेकंड, ठीक है, वो बराबर होगा मास ऑफ द लिक्विड लीविंग एट अदर एंड पर सेकंड। ठीक है, तो जो एंटर कर रहा है वो कितना होगा? मास। देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, अच्छा ये वेलोसिटी है, ये क्या है? ये स्मॉल v है। ठीक है, स्मॉल v है, ये यहाँ पर भी ये स्मॉल v है। सो डोंट कंफ्यूज विद, डोंट कंसिडर इट वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम मत समझना, ये वेलोसिटी है जो इसमें जा रही है। नाउ तो मास का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पिछली उसमें भी बताया था मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास हो गया। तो इस लिक्विड की डेंसिटी मान ली मैंने रो, और जो वॉल्यूम होगा जो पर यूनिट इसमें जा रहा है इसके अंदर, वो क्या होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना? एरिया, जितना इसका एरिया, और हर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है इसमें, कितना लिक्विड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी। तो हर सेकंड इसके अंदर कितनी वॉल्यूम जा रही है? ए इंटू वी। हर सेकंड इसके अंदर जो वॉल्यूम जा रही है वो कितनी जा रही है? ए इंटू वी। तो ये हो गया आप लोगों का रो, और ये इसकी वॉल्यूम। तो ये हो गया मास, पूरा मास बराबर होगा ये जो मास बाहर आ रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी तो उतनी ही है लिक्विड की, लेकिन एरिया दूसरा हो गया A2, और वॉल्यूम भी क्या होगी? सॉरी वॉल्यूम कह रहा, वेलोसिटी भी क्या होगी? V2 हो गई। तो ये दोनों बराबर, इससे रो कैंसिल, तो क्या बचा? क्या मिला मेरे को? A1 इंटू V1, A1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू V2। हैंस वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। क्योंकि A1 V1 का प्रोडक्ट A2 V2 के बराबर है, तो यानी जितना यहाँ पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हुआ उतना ही यहाँ पर मेरे को मिला। एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर मिला ना, बराबर। तो हम ये क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर इनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये कंटिन्यूटी बताती है। क्यों नाम दिया गया इसका? क्योंकि अगर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो ये फ्लो कंटिन्यूसली कर नहीं सकता। ठीक है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है वो, तभी ये ऐसा हो पा रहा है। जितना वॉल्यूम इसके अंदर जा रहा है उतना ही निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ अब मान लेते हैं कोई लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है किसी पाइप में। ठीक है, एक लिक्विड कोई भी फ्लो कर रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्यार से, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, आप लोगों को समझ में आएगा। और क्योंकि जो चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ वो बर्नौली थ्योरम काम करना है। एक्चुअली इसी का रोल है सारा बर्नौली थ्योरम में। ठीक है, इसके बिना हम बर्नौली थ्योरम समझ नहीं पाएंगे।
तो मान लेते हैं कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसमें जो प्रेशर है यहाँ पर जो P1 प्रेशर है, लिक्विड जा फ्लो कर रहा है इसमें, और यहाँ पर एरिया A2 है और प्रेशर है P2, और जो इस लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है, और ये जो इसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ये H2 हाइट पर है, और ये इसके मिडल से लिया मैंने, ये इसकी H1 हाइट है ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से ऊपर किसी हाइट पर होगा मतलब ये, ठीक है। तो इस लिक्विड में इस समय 3 तरह की एनर्जीज होंगी, ठीक है। कितनी तरह की? 3 तरह की एनर्जीज होंगी। तो और एनर्जीज के बारे में पढ़ना है बस हमें। तो उसमें से एक एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी। कौन सी? प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा भाई? प्रेशर का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, प्रेशर एनर्जी यानी वर्क डन, एनर्जी है यानी वर्क डन के बराबर होगा, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमारी प्रेशर एनर्जी हो जाएगी। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर जो फोर्स लग रहा हो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा हुआ ना हमने। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू ए, यहाँ फोर्स की जगह क्या लिखूँगा? P इंटू ए, यहाँ पर लिखा मैंने। और डिस्टेंस कितना है? L, कि वह कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो उसका प्रेशर, वो उसकी प्रेशर एनर्जी हो गई। तो P इंटू ए इंटू एल होगी इसकी प्रेशर एनर्जी। नाउ प्रेशर एनर्जी मेरे को निकालनी है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या होगा? तो मैं इस पूरी प्रेशर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये एरिया है और प्रेशर, सॉरी एरिया इंटू लेंथ फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा P A इंटू एल, और डिवाइड करूँगा मैं इसकी A इंटू एल से, तो ये A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, क्या बचा? P, यानी दैट्स इट प्रेशर। तो यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया सिंपल प्रेशर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी सिंपल प्रेशर, ठीक है। तो ये एक एनर्जी हो गई। दूसरी एनर्जी क्या होगी इसमें? जब फ्लो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? मैं मास को क्या कर दूंगा? वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। तो हाफ mv, और ये v है, देखो ये वॉल्यूम वाला v है और ये वेलोसिटी वाला v है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुना, ये वॉल्यूम वाला v है और ये वेलोसिटी वाला v है, स्मॉल v है ये, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? अब अगर मैं मास अपॉन वॉल्यूम देखें, अभी तो पढ़ा था हमने, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ इस लिक्विड की डेंसिटी, तो ये बन गया हाफ रो v², हाफ रो v², वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैंने? वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, कि किस वेलोसिटी से ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो उसकी वेलोसिटी होगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाफ रो v², ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली हमने, पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी भी हमने क्या निकाली थी? पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस तरह से हम एक और एनर्जी होगी इसके पास, जब ये ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर है, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होती है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला आता है, सभी को पता है। इफ अ लिक्विड ऑफ मास m इज एट हाइट h, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अगर कोई m मास का लिक्विड है वो हाइट h पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। कितनी होगी? mgh। अब मैं इनको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। तो वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी mgh। ये यहाँ पर है, mgh को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम फिर वही बन गया क्या? रो। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया? रो जी एच। तो ये हमने 3 तरह की एनर्जीज देखी जब कोई किसी पाइप में एक लिक्विड फ्लो करता है h हाइट से, सो h हाइट पर, और जिसका प्रेशर होता है P, और वो v वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा होता है, क्या? v1, यहाँ पर v1 मान लेते हैं, यहाँ पर v2 मान लेते हैं, ठीक है। तो उस पर 3 एनर्जीज होती हैं उस वक्त उसके पास, एक होती है प्रेशर एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद
कि इन तीनों एनर्जीज को ध्यान में रख के हमें बर्नौली थ्योरम पढ़नी है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम क्या है, तो बर्नौली थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये सब जानना जरूरी था, तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो इससे पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लीज़ ये कंसेप्ट सारे के सारे आप याद कर लेना अगर आपको बर्नौली थ्योरम सीखनी है, अदरवाइज आपको बर्नौली थ्योरम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।